साल 1971 भारतीय इतिहास का वो पन्ना जिसमें एक तरफ जीत का जश्न था तो दूसरी तरफ कूटनीतिक तन्हाई का अंधेरा। जब दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बांग्लादेश जन्म ले रहा था, तब पर्दे के पीछे एक और जंग लड़ी जा रही थी। एक ऐसी जंग जिसमें गोलियां नहीं चल रही थीं, बल्कि भरोसे का इम्तिहान हो रहा था। उस वक्त अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी में खड़ा था और इस्लामिक देशों का पूरा समूह पाकिस्तान के आंसू पहुंचने के लिए कतार में लगा था। ऐसे में अरब के रेगिस्तान से एक मुल्क ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। एक ऐसा दोस्त जिसने मजहब की बेड़ियों को तोड़कर इंसानियत और पुराने रिश्तों को चुना। आज 50 साल बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान ओमान की सरजमी को छुएगा, तो वो सिर्फ एक प्रोटोकॉल विजिट नहीं होगी। ये उस 1971 के कर्ज को एक महाशक्तिशाली गठबंधन में बदलने की तैयारी है। दुश्मनों के घर में घुसकर मारने वाले भारत के लिए एक और देश ने खोले अपने दरवाजे। 1971 के उस दोस्त ने फिर बढ़ाया हाथ, जिसने पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों से बगावत करके दिया था भारत का साथ। अब फिर उसी ओमान की धरती पर कदम रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पाकिस्तान के टुकड़े होने की कहानी में छिपा है ओमान का वो सीक्रेट चैप्टर जिसे आज तक इतिहास के पन्नों में दबाकर रखा गया था। भारत के दुक्कम पोर्ट से कांप रहा है चीन। ओमान के सुल्तान ने भारत को सौंप दी है अरब सागर की सबसे बड़ी चाबी। ओमान, वो शांत ज्वालामुखी जिसके पास अरब सागर की चाबी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1971 की जंग में ओमान ने अपनी जान पर खेलकर भारत को क्या खुफिया मदद दी थी? और ओमान के सुल्तान का वो कौन सा पुणे कनेक्शन है जो उन्हें दिल से हिंदुस्तानी बनाता है? इस वीडियो में हम उस पुराने राज से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि कैसे भारत ने चीन के चारों तरफ एक ऐसा लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार करना अब ड्रैगन के बस की बात नहीं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और उस दौर में चलते हैं जब भारत की परीक्षा की घड़ी थी। 1971 का युद्ध सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं था, ये शीत युद्ध का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन चुका था। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन दोनों का खुला समर्थन था। इस्लामिक देशों के संगठन OIC में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगल रखा था। ऐसे माहौल में किसी भी खाड़ी देश के लिए भारत के पक्ष में खड़ा होना तो दूर, तटस्थ रहना भी मुश्किल था। लेकिन ओमान ने वो जोखिम उठाया। ओमान के तत्कालीन सुल्तान ने दूरदर्शिता दिखाई। उन्होंने भांप लिया था कि भविष्य का सूरज भारत की तरफ उग रहा है। ओमान ने उस वक्त अपनी वायु सीमा और अपने बंदरगाहों को पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह बंद नहीं किया, लेकिन अंदर खाने भारत को वो रणनीतिक छूट दी जिसकी कीमत अनमोल थी। ओमान ने सुनिश्चित किया कि भारतीय नौसेना के ऑपरेशंस में कोई बाधा ना आए। ये वो दौर था जब ओमान खुद अपने घर में विद्रोहियों से लड़ रहा था और भारत ने उसे शांत करने में मदद की थी। ये दोस्ती खून के रिश्तों से भी ज्यादा गहरी हो गई। आज जब हम और आप चैन की नींद सोते हैं तो उसमें उस दौर की कूटनीति का बड़ा हाथ है। लेकिन कहानी सिर्फ 1971 पर खत्म नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत थी। अब बात करते हैं उस इमोशनल कनेक्शन की जो आज की जियोपॉलिटिक्स को बदल रहा है। ओमान के मौजूदा सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत के लिए कोई अजनबी नहीं है। उनके रगों में भले ही ओमान का शाही खून है, लेकिन उनकी यादों में भारत बसा है। सुल्तान हैथम के पिता तारिक बिन तैमूर का जन्म बम्बई, आज की मुंबई में हुआ था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ओमान के शाही परिवार का भारत से नाता पीढ़ियों पुराना है। सुल्तान हैथम के पिता ने अपनी जवानी के कई साल भारत में बिताए, यहाँ की शिक्षा ली और यहाँ के तौर तरीकों को समझा। खुद सुल्तान हैथम भी भारत आते रहे हैं और पुणे शहर से उनका एक खास लगाव बताया जाता है। जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तो एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने दोस्त की तरह मिलते हैं। ये जो पर्सनल केमिस्ट्री है, ये बड़े बड़े समझौतों की नींव बनती है। जब दो नेताओं के बीच ऐसा रिश्ता हो तो लाल फीताशाही खत्म हो जाती है और फैसले तुरंत लिए जाते हैं। मोदी जी का ओमान जाना उसी पारिवारिक रिश्ते को और मजबूती देने जैसा है। दुनिया हैरान है कि एक इस्लामिक देश का सुल्तान भारत के प्रधानमंत्री का इतना गर्मजोशी से स्वागत क्यों करता है। जवाब इतिहास की उन गलियों में छिपा है जहां दोनों देशों ने सुख और दुख साथ देखे हैं। लेकिन इमोशन अपनी जगह है और राष्ट्रहित अपनी जगह है। पीएम मोदी का ये दौरा चीन के लिए एक बुरे सपने जैसा है। क्यों? इसका जवाब है भूगोल।
नक्शे पर ओमान की स्थिति देखिए। ये देश अरब प्रायद्वीप के कोने पर बैठा है और इसके ठीक सामने है होर्मुज झलड़मरू मध्य। ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री नली है। दुनिया का करीब 30% कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है। अगर ओमान चाहे तो इस रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया की बत्ती गुल कर सकता है। और भारत की ओमान के साथ दोस्ती का मतलब है कि भारत भी इस चौक पॉइंट पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। अगर कल को भारत और चीन के बीच टकराव होता है तो भारतीय नौसेना ओमान के तटों से चीन के तेल टैंकरों को रोक सकती है। चीन इसी डर से कांप रहा है। उसने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया ताकि वो इस रास्ते के करीब रह सके, लेकिन भारत ने दुक्कम पोर्ट हासिल करके चीन की उस चाल को चेकमेट कर दिया है। दुक्कम पोर्ट ग्वादर के बेहद करीब है और वहां से भारतीय नौसेना ग्वादर से निकलने वाले हर जहाज पर अपनी गिद्ध जैसी नजर रख सकती है। अब जरा दुक्कम पोर्ट की अहमियत को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये इस पूरी कहानी का क्लाइमेक्स है। दुक्कम ओमान का एक विशाल बंदरगाह है जहां भारत को सैन्य सुविधाएं मिली हुई हैं। ये कोई मामूली बंदरगाह नहीं है, ये आधुनिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए एक अड्डा है। कल्पना कीजिए, भारत से हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके के मुहाने पर भारत का एक अपना बेस। यहाँ भारतीय नौसेना के जहाज रुक सकते हैं, ईंधन भर सकते हैं, मरम्मत करवा सकते हैं और अपने क्रू को आराम दे सकते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय युद्धपोत लंबे समय तक अरब सागर में तैनात रह सकते हैं। उन्हें बार बार मुंबई या कोची वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। 2025 के भारत के लिए ये पोर्ट एक लॉन्च पैड की तरह है। यहाँ से भारत न सिर्फ पाकिस्तान और चीन पर नजर रख रहा है, बल्कि सोमालिया के समुद्री लुटेरों और अदन की खाड़ी में होने वाली हलचल को भी कंट्रोल कर रहा है। दुक्कम पोर्ट के जरिए भारत ने चीन की उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का जवाब नेकलेस ऑफ डायमंड से दिया है। चीन हमें घेरने चला था, लेकिन अब वो खुद घिर चुका है। लेकिन ओमान का दौरा सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी के एजेंडे में एक और बड़ा गेम प्लान है। जॉर्डन और इथियोपिया, ये एक तीर से 3 शिकार करने जैसा है। पहले बात जॉर्डन की। जॉर्डन मिडिल ईस्ट का एक शांत और स्थिर देश है, लेकिन भारत के लिए इसका महत्व है खाद्य। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमें अपने खेतों के लिए फॉस्फेट और पोटाश की भारी जरूरत होती है। जॉर्डन के पास इसके विशाल भंडार हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में खाद की सप्लाई चेन बाधित हुई है, कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में मोदी जी का जॉर्डन के साथ संबंध मजबूत करना हमारे किसानों के लिए संजीवनी बूटी जैसा है। इस दौरे में कोशिश होगी कि जॉर्डन से लंबी अवधि के लिए खाद आपूर्ति का समझौता हो जाए, ताकि भारत के किसानों को कभी खाद की किल्लत न हो। इसके अलावा जॉर्डन के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बढ़ रहा है। जॉर्डन की खुफिया एजेंसी मिडिल ईस्ट में सबसे बेहतरीन मानी जाती है और कट्टरपंथ से लड़ने में भारत और जॉर्डन एक साथ काम कर रहे हैं। अब आते हैं इथियोपिया पर। अफ्रीका का ये देश अब दुनिया की महाशक्तियों का अखाड़ा बन चुका है। इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है और लाल सागर के रास्तों को कंट्रोल करता है। चीन ने इथियोपिया में बहुत पैसा लगाया है और वहां अपना प्रभाव जमा रखा है। भारत अब उस प्रभाव को चुनौती दे रहा है। इथियोपिया हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुआ है, जिसका समर्थन भारत ने किया था। मोदी जी का इथियोपिया के साथ जुड़ाव भारत की अफ्रीका नीति का हिस्सा है। हम वहां बिजली प्रोजेक्ट्स, दवाइयां और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इथियोपिया के जरिए भारत पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी पैठ बना रहा है। चीन वहां सिर्फ संसाधनों का दोहन करता है, लेकिन भारत वहां के लोगों का विकास करता है। यही फर्क है जो अफ्रीकी देशों को भारत के करीब ला रहा है। इस दौरे में इथियोपिया के साथ डिजिटल पेमेंट, यूपीआई और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। सोचिए, अगर अफ्रीका के बाजारों में भारत का यूपीआई चलने लगे तो ये हमारी कितनी बड़ी जीत होगी। वापस ओमान की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि असली खजाना वहीं है। इस दौरे का सबसे चर्चित मुद्दा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए। भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते पर बात अंतिम चरण में है। जैसे ही इस पर हस्ताक्षर होंगे, दोनों देशों के बीच व्यापार के दरवाजे पूरी तरह खुल जाएंगे। इसका आम भारतीय को क्या फायदा होगा? समझिए, ओमान से आने वाला कच्चा तेल, एलएनजी और पेट्रोकेमिकल्स सस्ते हो जाएंगे, जिससे भारत में पेट्रोल, डीजल और प्लास्टिक के दाम स्थिर रखने में मदद मिलेगी। वहीं भारत से ओमान जाने वाले कपड़े, दवाइयां, मशीनरी और खाने पीने के सामान पर टैक्स नहीं लगेगा।
इससे भारतीय निर्यातकों का माल सस्ता होगा और वो चीन के माल को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। ओमान के बाजारों में मेड इन इंडिया उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी। इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। ये समझौता भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के सपने को पंख लगाएगा। एक और क्रांतिकारी कदम जिस पर दुनिया की नजरें हैं वो है रुपये में व्यापार। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि वो डॉलर की गुलामी से आजाद हो। ओमान के साथ भी भारत यही चाहता है कि लेन देन भारतीय रुपये में हो। अगर ओमान भारत से रुपये में सामान खरीदने और तेल बेचने को तैयार हो जाता है तो ये अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व पर एक और चोट होगी। इसका सीधा असर ये होगा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स बचेगा और रुपये की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत होगी। ओमान ने इसके लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं। वहां के सुल्तान जानते हैं कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और भविष्य में भारतीय रुपया एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है। इसीलिए वो अभी से भारत के साथ अपनी बैंकिंग व्यवस्था को जोड़ना चाहते हैं। भारत के रुपे कार्ड और यूपीआई को ओमान में पहले ही स्वीकार किया जा रहा है, जो इस दिशा में एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की गूंज की। ओमान उन चुनिंदा देशों में से है जो भारत के रक्षा उपकरणों में गहरी रुचि दिखा रहा है। अभी तक खाड़ी देश अपने हथियार अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस से खरीदते थे, लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में जो तकनीकी छलांग लगाई है उसने सबका ध्यान खींचा है। ओमान भारत से डोर्नियर विमान, ब्रह्मोस मिसाइल और रडार सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे में डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर बड़ी बात हो सकती है। अगर ओमान भारतीय हथियार खरीदता है तो ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इसका मतलब होगा कि हमारे हथियार विश्व स्तरीय हैं और खाड़ी के अमीर देश भी उन पर भरोसा कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ओमान को स्पेस टेक्नोलॉजी में भी मदद करने जा रहा है। ओमान अपना खुद का स्पेस प्रोग्राम शुरू करना चाहता है और इसरो से बेहतर और सस्ता साथी उसे कोई नहीं मिल सकता। भारत ओमान के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने और उन्हें स्पेस डेटा देने का प्रस्ताव रख सकता है। ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर एक और बड़ा खेल हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन। दुनिया अब पेट्रोल डीजल से आगे सोच रही है। ओमान के पास विशाल खाली जमीन और भरपूर धूप है जो सौर ऊर्जा के लिए बेहतरीन है। भारत के पास टेक्नोलॉजी और निवेश करने वाली बड़ी कंपनियां हैं। अडानी और अंबानी जैसे समूह ओमान में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने की होड़ में हैं। प्लान ये है कि ओमान में सस्ती सौर ऊर्जा से ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया बनाया जाए और फिर उसे भारत लाया जाए या दुनिया को बेचा जाए। ये भविष्य का ईंधन है। अगर भारत और ओमान इस क्षेत्र में लीडर बन गए तो दुनिया की ऊर्जा की चाबी फिर से हमारे हाथ में होगी। ये ओमान के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रखना चाहता। सुल्तान हैथम का विजन 2040 यही कहता है कि ओमान को एक आधुनिक और विविध अर्थव्यवस्था बनना है और इसमें भारत उसका सबसे बड़ा साझीदार है। इस दौरे का एक मानवीय पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओमान में करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं। ये लोग वहां की रीढ़ की हड्डी हैं। आप ओमान के किसी भी अस्पताल में चले जाएं, आपको भारतीय डॉक्टर मिलेंगे। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को देख लें, वहां भारतीय इंजीनियर और मजदूर मिलेंगे। यहाँ तक कि वहां के शाही परिवारों के वित्तीय सलाहकार भी अक्सर भारतीय होते हैं। ओमान के लोग भारतीयों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। सुल्तान हैथम खुद भारतीयों की इस निष्ठा और मेहनत के कायल हैं। पीएम मोदी जब मस्कट में इन भारतीयों को संबोधित करेंगे तो वो एक शक्ति प्रदर्शन जैसा होगा। ये सॉफ्ट पावर है। जब किसी देश में आपके 8 लाख राजदूत आम नागरिक मौजूद हों तो उस देश के साथ आपके रिश्ते कभी खराब नहीं हो सकते। ओमान में भारतीयों के लिए मंदिर हैं, श्मशान घाट हैं और उन्हें अपने त्योहार मनाने की पूरी आजादी है। ये सहिष्णुता ओमान को पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी मुल्कों से अलग और महान बनाती है। पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो यह दौरा उनके लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा है। पाकिस्तान हमेशा से दावा करता आया है कि ओमान उसका भाई है क्योंकि ओमान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बीच ऐतिहासिक रिश्ते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ओमान ने हमेशा पाकिस्तान के अस्थिर और कट्टरपंथी रवैये से दूरी बनाई है। ओमान को पता है कि भारत एक जिम्मेदार लोकतंत्र है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान कर्ज में डूबा एक असफल देश है। समझदार हमेशा उगते सूरज को सलाम करता है और ओमान ने वही किया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत ओमान के साथ मिलकर बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन को हवा दे सकता है। हालांकि भारत की ऐसी कोई घोषित नीति नहीं है,
लेकिन पाकिस्तान का डरना लाजमी है। जब आपका दुश्मन आपके पड़ोसी के घर में बैठकर चाय पी रहा हो तो आपकी धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है। चीन भी इस दोस्ती को शक की निगाह से देख रहा है। उसे डर है कि भारत, अमेरिका, ओमान मिलकर हिंद महासागर में उसकी घेराबंदी कर रहे हैं। एक और रणनीतिक पहलू है कनेक्टिविटी कॉरिडोर। G20 में जिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC की घोषणा हुई थी, ओमान उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। अभी का नक्शा UAE और सऊदी अरब से होकर जाता है, लेकिन अगर ओमान को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो भारत के पास यूरोप तक पहुंचने का एक और वैकल्पिक रास्ता खुल जाएगा। ओमान के पोर्ट्स को सऊदी अरब के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर विचार चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत का माल सीधे गुजरात से ओमान और फिर वहां से ट्रेन के जरिए इजराइल और यूरोप पहुंच जाएगा। इससे स्वेज नहर और हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता कम होगी और व्यापार की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। ओमान खुद को एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब बनाना चाहता है और भारत उसे ये सपना पूरा करने में मदद कर रहा है। कुल मिलाकर देखें तो PM मोदी का ओमान द्वारा 2025 की सबसे बड़ी कूटनीतिक घटनाओं में से एक है। ये सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने का मौका नहीं है। ये भारत के उस संकल्प का प्रदर्शन है कि हम अब अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे। हमारी सुरक्षा का दायरा अब अदन की खाड़ी से लेकर मलक्का झलड़मरू मध्य तक फैल चुका है। ओमान इस दायरे का सबसे मजबूत स्तंभ है। सुल्तान हैथम और PM मोदी की यह मुलाकात उस भरोसे पर मुहर लगाएगी जो 1971 के मुश्किल वक्त में पैदा हुआ था। ओमान ने साबित कर दिया है कि वो मौसम का साथी नहीं बल्कि हर मौसम का साथी है। इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है, भारत बदल रहा है। अब हम दुनिया के फैसलों का इंतजार नहीं करते बल्कि दुनिया के फैसलों में भागीदार बनते हैं। हमारे पास अब ऐसे दोस्त हैं जो हमारी एक आवाज पर खड़े हो सकते हैं। ओमान के साथ ये साझेदारी हमें समुद्र का सिकंदर बनाती है। दुक्कम में लहराता तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, वो भारत के बढ़ते प्रभाव और शक्ति का प्रतीक है। चीन चाहे कितनी भी चालें चल लें, पाकिस्तान चाहे कितना भी रोले, लेकिन भारत और ओमान की ये जुगलबंदी अब रुकने वाली नहीं है। ये दोस्ती एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका देती है। अंत में सवाल यही उठता है कि क्या हम इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठा पाएंगे? क्या भारत ओमान के साथ मिलकर चीन को हिंद महासागर से पूरी तरह बाहर खदेड़ पाएगा? और क्या आने वाले वक्त में हम ओमान को अपना सबसे बड़ा रक्षा साझीदार बना पाएंगे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इनका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, भारत की नाव अब सही दिशा में और सही रफ्तार से आगे बढ़ रही है। 1971 में जो बीज बोया गया था, आज वो एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है जिसकी छांव में दोनों देश तरक्की कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी ओमान के साथ भारत की दोस्ती और 1971 के उस अनसुने किस्से की पूरी दास्तान। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ओमान में अपनी सैन्य उपस्थिति और ज्यादा बढ़ानी चाहिए? और पाकिस्तान जो खुद को मुस्लिम दुनिया का ठेकेदार मानता है, ओमान के इस कदम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। और हाँ, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले वीडियो में हम आपको एक ऐसी खुफिया जानकारी देंगे जो आपके होश उड़ा देगी। हम बताएंगे कि कैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अंतरिक्ष से पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर 24 घंटे नजर रख रही है और कैसे हमारी सैटेलाइट्स ने हाल ही में पाकिस्तान की एक गुप्त सुरंग का पता लगाया है। वो जानकारी इतनी संवेदनशील है कि हम उसे यहाँ नहीं बता सकते। उस धमाकेदार खुलासे को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जोर से दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।